हेलो एवरीबॉडी, मैं अख्तर एपेक्स क्लासेस की तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और ले चलता हूं उस तरफ जिस तरफ चलने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था। किस तरफ चलने के लिए प्रॉमिस किया था ये आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, कोई ना कोई एक टॉपिक होगा। वो टॉपिक हमारा कौन सा है ये आप नहीं जान रहे हैं। टॉपिक आज का हमारे लिए डायमेंशन है। डायमेंशन टॉपिक लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था। और फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग समझने के लिए जिसको लेते हैं, जिसको हम लोग बिगनिंग करते हैं लेकर के, जिससे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए वो चीज़ थी क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं जी। मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स थे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे ना। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वो यूनिट हुआ करता था। तो हम लोगों के पास जो लेटेस्ट यूनिट है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। लेटेस्ट वही है। उसमें हम लोगों ने 7 बेसिक क्वांटिटीज को रखा था और उनका सिंबल भी यूनिट के साथ हम लोगों ने देखा था, याद है? ठीक है, तो आज हम लोग उसी के हेल्प से फिर हम चलेंगे डायमेंशन को समझने के लिए। ठीक है, एसआई यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले हमारे पास इन जनरल फिजिक्स में जो बेसिक क्वांटिटीज थे 3 थे। और वो 3 बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन से थे आप समझ रहे होंगे। जो पहला 3 यूनिट और 3 बेसिक क्वांटिटीज थे वही 3 बेसिक क्वांटिटीज हमारे लिए शुरू से रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं, इन जनरल फिजिक्स 3 बेसिक क्वांटिटीज जो हैं वो एक है लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। ठीक है, अब लेंथ को है ना, बेसिक क्वांटिटीज को हम लोग कहीं कहीं पर बेस क्वांटिटीज देखते हैं और देखेंगे, इसलिए कहीं पर अगर आपको मिल जाए बेस क्वांटिटीज तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए अब बेसिक क्वांटिटीज को जो बेस यूनिट दिया जाएगा वो हमारे लिए इसमें है L, इसमें है M, इसमें है T। L, M, T ये 3 बेस यूनिट्स हैं। हम लोग जो भी एब्रिविएट करते थे क्वांटिटीज के लिए वो L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, इसके लिए एब्रिविएट करते थे। ठीक है, अब हम समझना चाहेंगे कि इसके टर्म में या इसके साथ हमारा डायमेंशन का क्या रिलेशन है। इसी के साथ तो डायमेंशन का रिलेशन है जी, इसी के साथ डायमेंशन का रिलेशन होने जा रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं और तब उसके बाद हम डायमेंशन को यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, ये आप लोग बेस यूनिट तो देख लिए। ठीक है, अब बताइए एरिया हमारे पास अगर हो निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं? हम तो एक फॉर्मूला लिखते हैं साइड का स्क्वायर, या ये फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिखते हैं, या फिर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? एरिया तो तीनों से एक्सप्रेस होता है ना। ठीक है, चलिए हम तीनों से एक्सप्रेस करते हैं। हमारा तीनों के लिए एरिया ही है, एक ही क्वांटिटी हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आइए इसको हम लोग अगर बेस यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? पाई हमारे लिए क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, बेस का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, यहाँ पर साइड है तो साइड का हो सकता है ना। चलिए तो क्या होगा अब इसमें? एक सिंपल यही रहने देते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल जब हम यही रहने देते हैं तो लेंथ के लिए, साइड के लिए हम लोग लेंथ लेंगे। साइड क्या है? अगर हम इसके लिए कहें कि इसका साइड क्या है तो हम इसका मतलब ये पूछना चाहते हैं कि इसका लेंथ क्या है, या इसका ब्रेथ क्या है, या इसका हाइट क्या है, यही ना। तीनों में से कोई भी चीज है तो एक साइड ही है। साइड चाहे जो भी हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, है तो एक लेंथ ही, और डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस है या लेंथ है तो फिर हम लेंथ को बेसिक यूनिट मानते हैं। यस, तो बेसिक यूनिट मानते हैं तो इसके लिए हम बेस यूनिट L ले रहे हैं और तब साइड का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ठीक है, यस, तो ये एरिया हुआ L स्क्वायर, है ना, पढ़ते हैं L2। ठीक है, बेस यूनिट पे पावर 2 है। अब ये जो एरिया है क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये डिराइव हुआ है किससे?
तो साइड से, ये साइड कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है एरिया में? 2 बार। तो 2 बार इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पावर 2 लिखा गया है। ठीक है, तो जो पावर लिखा जाता है किसी बेस यूनिट पे या बेसिक क्वांटिटीज पे, वो पावर डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। अब समझे? जिस बेसिक क्वांटिटी पर जो पावर हम लोग देते हैं या एक्सपोनेंट देते हैं जी, तो वो पावर या एक्सपोनेंट बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशन होता है। डायमेंशन किसका? तो डायमेंशन उस डिराइव्ड क्वांटिटी में बेसिक क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। ये बेसिक क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन यहाँ 2 है। किसके लिए? डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया के लिए। अब मान लिया जाए कि वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी जानना चाह रहे होंगे। ठीक, वेलोसिटी तो वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखिएगा? आप तो लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखिएगा, लिखिएगा ना। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखेगा? फिर एक बार मैं कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, है तो लेंथ ही, तो इसके लिए हम लोग लेंथ लेंगे, बेसिक क्वांटिटी लेंथ, और टाइम के लिए तो हम लोग बेसिक क्वांटिटी टी लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग फाइनली लिखेंगे तो एल टी लाएंगे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर पे पावर कितना हो जाएगा? -1, तो एल टी -1। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी हुआ। अब ये वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला जो है हमें बता रहा है कि इस वेलोसिटी में एल लेंथ जो है बेसिक क्वांटिटी वो 1 टाइम है, और जो टाइम है वो -1 टाइम्स है। ठीक है, तो ये पावर को हम डायमेंशन कहेंगे वेलोसिटी के लिए जी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन 1 हुआ लेंथ में और -1 हुआ टाइम में। ठीक है, अब इन 2 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए डायमेंशन को फिक्स करते हैं। अगर हो गया तो अब चलते हैं, हमारे पास टाइम है कि अब हम इस यहाँ पर इसे डिफाइन करें। ठीक है, एग्जाम्पल एरिया के लिए आपने लिखा साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस क्वांटिटी कौन था? ठीक है, बेस क्वांटिटी था L, तो L का पावर 2 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू 2 इन लेंथ में 2 है डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन 2 हुआ, किसमें? लेंथ में। क्या यहाँ पर टाइम है? क्या यहाँ पर मास है? नहीं ना, तो इसलिए मास और टाइम यहाँ पर साइलेंट है। जो रहेगा वो लिखा जाएगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं लिख सकते। लेकिन आजकल का एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई क्वांटिटी नहीं है, एब्सेंट है, तो उसमें पावर 0 दे के शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि और डायमेंशन of area equal to 2 in length, 0 in mass and time, 0 in time। यस, तो इस तरह से हुआ। अब डायमेंशन है, तो अब डायमेंशन के बाद, ठीक है, डायमेंशन के बाद हमें आएगा एक फॉर्मूला जो उसमें डायमेंशन को एक्सप्रेस करने वाला होगा। ठीक है, उस फॉर्मूले को जो डायमेंशन को एक्सप्रेस करता हो हम लोग कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नाउ वी राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। लिख लिया आपने फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब आप लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इक्वल टू L2 और M0 L2 T0। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए? एरिया के लिए। इसी तरह से सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू LT -1। ये हम लोगों ने अभी देखा था पिछले कुछ मिनट पहले। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग
अब इतना लिखें अगर हर के क्वांटिटी के लिए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक सिंबल हम लोग देते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेते हैं और उसमें इस क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना होता है उसको हम रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर उस सिंबल में रख दिया जाए, जैसे ये लिया जाए और इसमें लिखा जाए एरिया, तो अब पढ़ेंगे क्या इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया अगर पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, L2 या फिर M0 L2T0। ठीक है, लाइकवाइज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT-1 और M0 LT-1। ठीक है, तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। जी, डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है अब आप समझ गए हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे कुछ क्वेश्चन में दे दूंगा क्वांटिटी का, डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में। ठीक है, यस, तो नाउ वी प्रोसीड। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जी, डायमेंशनल फॉर्मूला का फायदा क्या है और डायमेंशनल मेथड अपनाने से हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला के फायदे तो ये हैं कि डायमेंशनल फार्मूला दिखते ही आप ये पहचान जाएंगे कि जिस डिराइव्ड क्वांटिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला है या जिस क्वांटिटी का भी ये डायमेंशनल फार्मूला है उसमें कौन कौन से बेसिक यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। जी, आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि क्या इसमें कोई एब्सेंट भी है बेसिक क्वांटिटी, ये भी पहचान जाएंगे आप। और साथ ही साथ आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये सबके लिए एक ही होता है, सबके लिए एक ही होता है अगर उस क्वांटिटी के डिफरेंट नेम्स हों बाय डेफिनेशन, तब भी। जैसे अभी मैंने आपके लिए कहा एरिया, तो एरिया अगर मैंने कह दिया तो एरिया चाहे ट्रायंगल का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे सर्किल का हो, जिसका भी हो, एरिया इज एरिया, एरिया एरिया है। और इसीलिए सब में डायमेंशनल फॉर्मूला L2 रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर वेलोसिटी का मैंने यहाँ पर दिखला दिया कि LT-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो कहीं पर भी आप अगर LT-1 देख रहे हो तो आप समझ लीजिए कि दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला है और उस क्वांटिटी में, वेलोसिटी में कौन कौन से बेसिक क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, किन कौन कौन से बेसिक क्वांटिटी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक होगा लेंथ और एक होगा टाइम, लेंथ 1 टाइम्स और T-1 टाइम्स। ठीक है जी, तो इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तब क्या कहेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी भी तो आखिर वेलोसिटी ही है, इसलिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा। अगर कोई आपसे पूछे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी etc, इसका क्या होगा, तो भी आप कह देंगे वही जो वेलोसिटी का होता है डायमेंशनल फार्मूला, वही डायमेंशनल फार्मूला होगा हर तरह के वेलोसिटी के लिए। ओके, चलिए अब इतनी बात से फायदा तो हुआ ना कि डायमेंशनल फार्मूला देखने से हम ये कह सकते हैं कि इसमें चाहे जितना भी कैटेगरी कर लिया जाए डिराइव्ड क्वांटिटी का, सब के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो सभी में सेम ही बेसिक क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब आइए हम ये जानना चाहेंगे कि डायमेंशनल मेथड से जो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है। तो एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल मेथड के हमें फायदे क्या हैं। तो नंबर 1, जी, सिस्टम में अगर कन्वर्सन हो रहा है, एक क्वांटिटी को आप एक सिस्टम से लेकर के दूसरे सिस्टम में चले जा रहे हैं, तो उसमें उसका वैल्यू क्या होगा, इसकी मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। फाइंड 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इंटू टाइम। 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स, अगर सिस्टम बदल रहा हो
जी ये किस सिस्टम में है, ये आप जानेंगे, ये एसआई सिस्टम में है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम के लिए दिया गया है यूनिट, डाइन। डाइन के बारे में शायद आपको नहीं मालूम, अगर मालूम है तो ठीक ही, अच्छा ही है, तो ठीक है मालूम है। चलिए, ये है सीजीएस। सीजीएस में ये सिस्टम है, तो सीजीएस में अगर 1 न्यूटन को हम कन्वर्ट करें तो कितना वैल्यू लेगा, ये हमारा बताने के लिए तैयार है कौन, ये डायमेंशनल मेथड। कैसे ये बताता है हमें जी, लेट्स लर्न इट। ध्यान दे लीजिएगा। और तब यहाँ पर देखिए, क्वांटिटी चाहे कोई भी हो, क्वांटिटी चाहे कोई भी हो, तो क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक पार्ट होता है यूनिट का। तो अगर एक पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा पार्ट उसका यूनिट है, तो डायमेंशन जो लिखा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखा जाता है, वो सिर्फ यूनिट का लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का नहीं लिखा जाता है। ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, तो अब इसलिए ये इन जनरल आप याद रख लीजिए कि किसी क्वांटिटी के लिए भी अगर एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट उसका u1 है, और दूसरे सिस्टम में n2 है और उसका यूनिट u2 है, तो n1 और u1 का और n2 और u2 का रिलेशन इक्वलिटी से होगा। पूछिए क्यों भाई, दोनों जब एक ही क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो सिस्टम बदलने से यूनिट थोड़ी बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदलता है नहीं बदल जाएगा और नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी सेम है, जैसे मैंने एरिया को कहा, तो एरिया को अगर आप सीजीएस में मेजर कीजिएगा तभी भी एरिया ही ना रहेगा जी। उसी तरह से फोर्स को अगर आप न्यूटन से सीजीएस में ले जा रहे हैं तभी भी वो फोर्स ही रहेगा, वो क्वांटिटी नहीं बदलेगा। हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है, तभी तो हमें दिया जा रहा है कि फाइंड आउट करने के लिए तभी ना कहा जा रहा है यस। तो हमारे लिए ये बदलने वाला है, इसलिए ये हमारे लिए काम का है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, being the same quantity। ठीक, तो अब आइए हम ये जानना चाहते हैं, लिख लीजिए, एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है mLT-2, है ना। अभी तक आप नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या जानना चाहिए, फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जानना चाहिए। और मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के लिए, यू ऑल नो, F = ma, सब जानते हैं आप। तो m मास है और ये एक्सेलरेशन है ना। तो m मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F जो होगा, ये m के लिए बेस यूनिट m हो जाएगा और एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के लिए तो LT-1 होता ही है, अब पर यूनिट टाइम फिर हम कह रहे हैं तो एक और होगा, तो इसी को आप 2 कर लीजिए, है ना। तो mLT-2, ठीक है, तो mLT-2 यहाँ पर मैंने ये इसीलिए लिख दिया था। तो नाउ N1 और U1 इक्वल टू N2 और U2 मीन्स N1 U1 का डायमेंशनल फार्मूला और N2 U2 का डायमेंशनल फार्मूला सेम रहने वाला है, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी और फैक्ट बताया उसकी वजह से यस। तो इसके लिए अब आप लिखेंगे N1, ठीक है, N1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका तो डायमेंशन होगा नहीं, हाँ, U1 आपके लिए यूनिट है और इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। तो एक सिस्टम में ये U1 लिखा गया है, दूसरे सिस्टम में U2 लिखा गया है। तो एक सिस्टम में हमको जब लिखना होगा डायमेंशनल फार्मूला तो हम इसी को लिखेंगे, लेकिन इसके साथ क्या लगा लेंगे, सब्स्टिट्यूशन 1। तो ये हो जाएगा M1 L1 T1 -2, ठीक है, और यहाँ M2 दे दीजिए और फिर यहाँ पर लिखिए U2 के लिए M2 L2 और ये T2 -2 पावर। ठीक है, इतनी बातें हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में क्या? हाँ तो ठीक है, चलिए लिख लिया आपने इतना, यस। तो अब आइए, अब ये आइए M2 के वैल्यू को लिखने के लिए N1 का वैल्यू क्या है, N1 का वैल्यू
1 है ना, 1, तो 1 हो गया यहाँ पर, और M1 L1 और T1, ठीक है, माइनस में यहाँ लिखिएगा, और N2 के बदले में M2 N2 तो रहेगा, N2 ही, क्योंकि उसका वैल्यू अननोन है, तो M2 L2 और T2 -2 ये रहेगा। तो अब आप N2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, M1 L1 T1, ठीक है, -2, और M2 L2 और T-2 इतना होगा, ठीक है। तो अब बात आइए ये वैल्यू निकालने के लिए आपको एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में जाना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में कौन सिस्टम से जाना है, किस सिस्टम में जी, तो 1 वाले सबसिस्टम सिस्टम SI का है, तो SI से आपको जाना है CGS में, डाइन में, है ना, तो ये 2 वाले में जाना है, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे, मास जो है SI में लेंगे तो कितना लेंगे, 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है। तो 1 किलोग्राम लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोग्राम, और L1 क्या लेंगे, L1 तो लेंथ है, तो वह हमें मीटर लेना पड़ेगा, तो 1 मीटर, ठीक है, और 1 सेकेंड टाइम है, तो इतना का स्क्वायर, और ये M2 है, तो M2 हमारे पास जिस सिस्टम में जा रहे हैं उसमें उसको किस तरह मेजर करते हैं ये याद रखिए। CGS में जा रहे हैं तो CGS में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, ग्राम होता है ना, यस, तो ग्राम होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम, और L2 लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं CGS में सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर रखा जाएगा, इसमें भी बेस यूनिट तो यही है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर टाइम के लिए सेकंड ही है इसमें भी, अब ये और ये कैंसिल हो गया, बीइंग सेम क्वांटिटी जी। तो अब इसमें क्या होगा यहाँ पर कि अब आप N2 का वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे, 1 किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसलिए 1000 लिखेंगे, और 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलने जा रहे हैं, इसलिए 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 ग्राम है ही है, 1 सेंटीमीटर है ही है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल और ग्राम ग्राम से कैंसिल। अब आप क्या पाएंगे, 10⁻³ इसको पाएंगे और 10⁻² इसको पाएंगे। 1000 को आप लिखेंगे 10⁻³ और 100 को लिखेंगे आप 10⁻², कितना हो गया टोटल मिला करके 10⁻³ + 2 5 हुआ, ठीक है। तो अब इसमें आइए, अब ये N2 का वैल्यू हो गया, तो N2 वैल्यू अगर हो गया तो आपसे N2 ही का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो अब पता चल गया कि 1 न्यूटन फोर्स को अगर SI से CGS में ले जाते हैं डाइन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, न्यूटन से आप डाइन में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए, वो वैल्यू हो जाना चाहिए जो 1 न्यूटन का SI में था वो हो जाना चाहिए CGS में 10⁵ डाइन। तो आप इसलिए लिख सकते हैं 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पर भी आपको कन्वर्शन का मैटर रहेगा तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल मेथड का, तो आप वैल्यू जान सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये किस तरह से हेल्प किया हमने देख लिया, अब दूसरा एडवांटेज देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 जी। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है हमने दिया है वो है कि इट हेल्प्स टू वेरीफाई ए मैथमेटिकल रिलेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको वेरीफाई करने में ये हमारी मदद करता है, ये हमारे लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है यहाँ पर। तो किस तरह से ये हमारी मदद करता है, लेट्स सी, है ना, ये भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई एक इक्वेशन सजेस्ट करेंगे, चलिए जब तक कीजिएगा तब तक मैं लिख देता हूँ, a × t, x = a × t। ये a क्या है और x क्या है और t क्या है, मैं आपको बताऊं। x डिस्टेंस कवर्ड है ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल t। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो टाइम इंटरवल t में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो है x, है ना। और a क्या है, a है एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेटेड बॉडी है, एक्सीलरेटेड बॉडी है, तो इसलिए टाइम t में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है a × t। मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, whether it is correct और इनकरेक्ट, है ना, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम में से कोई भी नहीं जानते। तो हमारी मदद कौन करेगा ये जानने में, हमारी मदद करेगा वो डायमेंशनल मेथड। किस तरह से, तो लीजिए, अगर यहाँ पर एक फैक्ट को आपको बता दिया जाए तब तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, नहीं। चलिए, एक जनरल क्वेश्चन है कि क्या
हम टाइम को डिस्टेंस से इक्वल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 1 किलोमीटर के। क्या ये सही है? नहीं। या 1 घंटा 1 किलोमीटर करना सही 10 मिनट के बराबर होता है, तब क्या सही होगा? नहीं, ये भी नहीं। मतलब किसी भी हालत में कोई टाइम पीरियड किसी डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि टाइम एक अलग क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है। टू डिफरेंट क्वांटिटी, टू अनलाइक क्वांटिटी कैन नेवर बी इक्वल। यही आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, है ना? यही फैक्ट है, यही सब जानते हैं क्योंकि यही फैक्ट है। कोई भी डिफरेंट या अनलाइक क्वांटिटी हमारे लिए कभी भी इक्वल नहीं होता। तो फिर अगर दो क्वांटिटी इक्वल होगा तो लाइक ही हो सकता है। यस, ओनली टू लाइक क्वांटिटीज कैन बी इक्वल, ओनली टू लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। जी, ये एक फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट को हम लोग जानते तो थे, बट क्या इसका कोई नाम भी है ये नहीं जानते हैं। इसका एक नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यू राइट नाउ, है ना? सिर्फ लाइक क्वांटिटीज ही एक दूसरे से ऐड किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर कि वो इक्वल हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे, ठीक है? क्या बनेगा? लेंथ अगर लेंथ है यानी डिस्टेंस अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? डिस्टेंस ही रहेगा। यस, तो ये डिस्टेंस ही रहेगा यानी कि एल ही रहेगा, ठीक है? उसी तरह से अगर लेंथ को लेंथ में माइनस कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा? अगर लेंथ को लेंथ में माइनस कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा? क्या 0 आ जाएगा? नहीं, लेंथ ही रहेगा। जिस तरह से ऐड करने से लेंथ को लेंथ में लेंथ रहा, उसी तरह से लेंथ को लेंथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो लेंथ ही रहेगा, ठीक है? तो क्या अब लेंथ को लेंथ के इक्वल भी कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। लेंथ को लेंथ के इक्वल भी कर सकते हैं। यस, हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ। सॉल्यूशन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS अगर हम लिखें तो क्या आएगा? ये तो x है और x है क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L, ठीक है। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS क्या हो जाएगा? ये एक्सीलरेशन के बारे में हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही ना? ठीक है। तो वेलोसिटी का तो होता है LT-1, उसका रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करेंगे तब निकलेगा। तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ करना होगा हमें, और फिर ये T के लिए, ठीक है? यस। तो अब देखिए, क्या ये T और ये T कैंसिल नहीं हो सकता? कैंसिल तो हो सकता है। तो फिर क्या होगा? ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS क्या हो जाएगा? ये रह जाएगा LT-1, यही ना? यस, LT-1। तो अगर हमने ये कह दिया कि LT-1 और L इक्वल है तो क्या हम सही कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं हो सकता। तो L और LT-1 कभी भी सही नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS, ठीक है? ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो एक डिस्टेंस ही नहीं डिस्टेंस के इक्वल हो सकता था, और वो अगर होता तो फिर दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला भी सही होता। तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ जो दो क्वांटिटीज हैं वो डिस्टेंस नहीं है, कोई एक है कोई नहीं है, ठीक है? इसीलिए तो सो द इक्वेशन गिवन इज इनकरेक्ट। क्या है ये? इनकरेक्ट। यस, इनकरेक्ट है, ठीक है? तो आइए इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई मैथमेटिकल रिलेशन जो हमारे सामने है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना? हम डिसाइड कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर हम जानते होंगे तब तो ठीक ही है, उसको तो जांचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर हमें डाउट होगा वहां पर हम इसकी मदद से चेक कर सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। It helps to derive an expression
of a derived quantity जी, ये derived quantity का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। किस तरह करता है, अब हम ये देखें। एग्जाम्पल के लिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन लीजिए, फाइंड आउट कीजिए। अब सिंपल पेंडुलम क्या है, ये हम में से किसी से छिपी हुई चीज है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। कोई मास m वाले बॉडी को अगर किसी थ्रेड से, थिन थ्रेड से, लाइट थ्रेड से सस्पेंड कर दिया जाए तो जी ये जो सिस्टम बन जाता है थ्रेड और बॉडी का, वो सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो शर्त है कि यहाँ पर से फिक्स हो, एक एंड उसका फिक्स हो। तो अब ये क्या करता है कि इसको आप इधर से डिस्प्लेस कर देंगे तो इधर जाएगा और उधर से फिर वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा और यहाँ पर पहुंचने के बाद जी फिर यहाँ से यहाँ ये वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए मास, तो ये कभी इधर जाएगा और कभी इधर आएगा, है ना। ठीक, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, है ना, यही बाई कैरेक्टरिस्टिक ये है। ये इसका लेंथ है, ये इसका मास है। तो अब ये हमारी मदद किस तरह से करता है कि इससे हमको टाइम पीरियड पता चल सके। टाइम पीरियड कहते हैं किसको, ये भी जानते हैं ना। अगर ये मेन पोजीशन है तो यहाँ से इधर जाए राइट एक्सट्रीम और वहां से वापस आए और फिर मेन पोजीशन पर पहुंचने के बाद फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पहुंच जाए और उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आए। तो अब कितना टाइम लगा, तब ये जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मेन पोजीशन है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम जानने के लिए हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। आप भी कर सकते हैं, आपको करना भी होगा। जब आप बनाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम को तो उसमें भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है यहाँ तक आने जाने में, वो टाइम किससे अफेक्ट हो सकता है। क्या इसका मास जो है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर मास ज्यादा रहा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मास कम रहा तो टाइम पीरियड कम होगा। यस, इतना तो हम माइंड हमारा परमिट करता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये सर्टेनली नहीं कर सकते, लेकिन परमिट तो करता है। तो उसी तरह से अगर लेंथ जो ये बना हुआ है, क्या लेंथ भी इसमें अफेक्ट कर सकता है। यस, लेंथ भी अफेक्ट करता है, कर सकता है ना। तो लेंथ भी अफेक्ट कर सकता है और करता है, ये हम सब देखेंगे। लेकिन अब इसके बाद कोई और क्वांटिटी है, इस पर भी स्ट्रेच करते हैं माइंड। जिस जगह किसी ऑब्जेक्ट को हम सस्पेंड करते हैं और उसे ऑसिलेट कराते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो उस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। तो उस जगह के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीनों मिलकर के टाइम पीरियड को अफेक्ट करने वाले हो गए, है ना। इसके अलावा भी और कुछ है तो सोचिए, तब तक मैं लिखता हूं। सॉल्यूशन, टाइम पीरियड of simple pendulum may depend on, पहला लेते हैं लेंथ L, दूसरा लेते हैं मास M और तीसरा लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ये 3 चीजें हम लेते हैं। अब इसके अलावा अगर और कुछ है तो आप पॉइंट आउट करें। आपको इतना टाइम मिल गया सोचने के लिए, नहीं है, यू कैन नॉट से, ठीक है, नहीं ही होता है। ठीक है, तो देयरफॉर T इज प्रोपोर्शनल टू L, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि लेंथ ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो सकता है ना। लेकिन क्या सिंपली या विद सम पावर।
जी अगर हम नहीं जानते हैं तो हमको पावर देने से हटना नहीं चाहिए, पावर दे देना है। पावर दे दीजिए x। अब अगर पावर l टू द पावर x हो गया तो अब दूसरा फैक्टर था m, मास। तो ये मास हम दे देते हैं m, तो m पर पावर कितना देते हैं, ये भी तो सिंपली नहीं होगा, ये भी कुछ ना कुछ पावर के साथ ही होना चाहिए। पावर दे दिया y, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर है g, तो g पे भी पावर कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, जस्टिफिकेशन तो यही कहता है, g पर पावर z दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी k दे देते हैं और तब हो जाता है l टू द पावर x, m टू द पावर y और g टू द पावर z। यहाँ पर here x y z क्या है, आर द डायमेंशंस ऑफ l, m एंड g। और k क्या है, k है एक कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है ये, डायमेंशन लेस है ना, क्योंकि डायमेंशन वाले जितने भी क्वांटिटी को हम एज्यूम कर सकते थे एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बस एक कांस्टेंट है, नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे इरेज करूं, यस आपने लिख ही लिया है तो ठीक है। देर किस बात की, यस 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 चलिए ये आए, ठीक है। अब आइए, तो अब हमें ये डिराइव करना है x y z का वैल्यू। जब तक कि हमें x y z का वैल्यू नहीं मिलता तब तक हमारा टाइम पीरियड भी नहीं मिलता, अननोन रहेगा। तो नाउ अब यहाँ पर कीजिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS क्या हो जाएगा, ये टाइम है ना, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t होता है, ठीक। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS कितना हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है कि इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, इसलिए इसका नहीं लिखेंगे, लिखेंगे L टू द पावर x, M टू द पावर y और G टू द पावर z, ठीक है, यस। तो अब इसमें हमारे पास L है लेंथ, तो आप लेंथ के लिए L टू द पावर x कर लीजिए, M मास है तो मास के लिए पावर y कर लीजिए और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अभी मैंने ठीक इससे पहले कहा था कि वेलोसिटी चाहे जितने तरह का हो, एवरेज वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। तो वैसे ही एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन है, चाहे वो एक्सेलरेशन किसी का भी हो जी, और एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी का हो या एक्सेलरेशन नॉन ग्रेविटी का हो, लेकिन वो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है। तो फिर इसके लिए क्या होगा, LT-2 और इसका पावर अब क्या होता है z। तो ये पावर z आपने दे दिया यहाँ पर, और अब जाकर के L यहाँ है, L यहाँ है, उसको एक साथ कर लें, ठीक रहेगा। L टू द पावर हो जाएगा x प्लस z, z इसके आएगा ना, z आएगा। और यहाँ m पे पावर कितना है y, ठीक है। और यहाँ t पे पावर कितना है -2, लेकिन z पावर है उसका तो -2z, ठीक है। और अब देखिए हमने कहा था कि कोई लाइक क्वांटिटी ही एक दूसरे के लाइक हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो हम जा रहे हैं टाइम पीरियड को निकालने के लिए, तो टाइम पीरियड को निकालने जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन में अगर LHS में कोई टाइम है तो RHS में भी तो टाइम ही होना चाहिए, टाइम ही होगा ना तब ना टाइम के बराबर होगा, यस। तो RHS भी टाइम ही है, तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों क्या होगा, सेम होगा, यस। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि t इक्वल टू L टू द पावर x प्लस z, M टू द पावर y और t टू द पावर -2z इक्वल होगा। अब हमारा काम है इसमें x y z को वैल्यू को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारे पास इक्वेशन जब आता है तो हम ये जानते हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो इधर सिमिलर क्वांटिटी ढूंढने के लिए हम जाए तो इधर लेंथ है, इधर लेंथ है नहीं, इधर लेंथ नहीं, तो लेंथ नहीं है तो आप कह सकते हैं लेंथ दे सकते हैं L टू द पावर 0 करके और M टू द पावर भी 0 करके, क्योंकि इधर M भी नहीं है। तो अब बचा सवाल T, तो T दे दीजिएगा, ये T तो है ना, यस। तो अब इसको इक्वेट कीजिए, तो x प्लस z है ना, L पर पावर जो x प्लस z है वो इक्वल होगा L पे पावर 0 के, ठीक है। और यहाँ m पे पावर y है तो ये इक्वल होगा m पे पावर 0 के, ठीक है। और यहाँ z पे पावर t पे पावर -2z है तो यहाँ इक्वल होगा t के, ठीक है। तो अब इसमें बेस सेम रहने पे पावर क्या होगा, सेम इक्वल, तो x प्लस z इक्वल टू 0, यहाँ पर y इक्वल टू 0, यहाँ पर z ट्वाइस -2x इक्वल टू 1, यहाँ पर पावर 1 है, अंडरस्टूड 1। तो अब यहाँ पर देखिए कि z का वैल्यू क्या होगा -½
ठीक है, तो यहाँ पर z का वैल्यू रख दीजिए x माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, हाफ। ठीक है, तो x, y और z ये तीनों वैल्यू निकल गए। अब यही तीनों वैल्यू हम उसमें पुट अप करेंगे जो टाइम के लिए हमने रखा था। टाइम के लिए हमने क्या रखा था, जो टाइम के लिए हमारा एक्सप्रेशन बना था, देयरफॉर इसलिए टाइम t इक्वल टू k टाइम्स l टू द पावर हाफ m टू द पावर 0 g टू द पावर माइनस हाफ, यही ना था, यस। तो अब आइए, अब लिखिए t इक्वल टू जो k है k रहने दीजिए, m पे पावर 0 इसको अब लिखने की जरूरत है ना, तो नहीं लिखिए क्योंकि m पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, l पे पावर हाफ है, g पे पावर माइनस हाफ है। तो आप एक काम कीजिए, जो माइनस पावर है उसको डिनोमिनेटर लेकर के प्लस कर सकते हैं, यस कर दीजिए l बाई डी, तब एक ही बार लिख लीजिए पावर हाफ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि t इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट l बाई जी, यस इतना तो हो गया, यस। ये एक्सप्रेशन हो सकता है टाइम पीरियड के लिए। क्या है इसमें कमी, एक कमी है k की, k का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, डायमेंशनल मेथड से k का वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आए हैं लोगों के जरिए वो आया है 2 पाई, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो इसलिए t इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट l बाई जी, ये हुआ है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो जो चीज हम नहीं जानते थे हमें वो डायमेंशनल मेथड बता देता है, बता सकता है ना, यस। तो हमारे लिए यूजफुल है, यस ऑलवेज कीप इन माइंड। तो अब 2-4 पॉइंट में डिसएडवांटेज पर, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल मेथड। पॉइंट नंबर 1, डायमेंशनल मेथड से हम लोग किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ ए डायमेंशनलेस, डायमेंशनल नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू ये नहीं देता है। दूसरा, इट इज हेल्पफुल फॉर्म में रहेगा तभी। एग्जाम्पल, हम ये डिराइव नहीं कर सकते, ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैन नॉट बी डिराइव्ड, है ना, बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड हम इसे डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस तरह से अब तीसरा भी आप लिख सकते हैं, it is useful only when the basic quantities are involved। कौन कौन, L, M and T are involved। अगर इसके अलावा चौथी कोई क्वांटिटी होगी इन्वॉल्व तो उसमें ये हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए फिर हमें एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कम से कम 3 डिसएडवांटेज आप याद रखेंगे।